दोस्तों, जीत और हार के पहले तय किए जाने वाले सफ़र का नाम ही कोशिश है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। यकीन मानिए, एक नंबर का सेंटेंस हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता कारक यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य कर्ता से यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आई रोट ए लेटर। ये जो सेंटेंस है इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म कारक यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य कर्म से यानी ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो ऐसा वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। दोस्तों, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी। यहाँ पर ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। आइए एक नोट देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। ध्यान से सुनिए। जब आप एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। वह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, जब कर्ता को कर्म में बदलते हैं यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसके पहले बाई लगा देते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नंबर चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्ट के अभाव में पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, यानी यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। आखिरी पॉइंट, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस का बनता है, 4 टेंसेस का नहीं बनता है। जिन 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वह निम्नलिखित हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से 8 टेंसेज हैं जिनका आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का सेंटेंस जब आप बनाते हैं उस समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट में केवल 3 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, यानी पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए अब बात करते हैं चौथे नंबर के टेंस की, और चौथे नंबर में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको वॉज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। और छठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पास्ट के 3 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और आखिरी टेंस जिसका एक्टिव से पैसिव बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 8 टेंस जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। वो 4 टेंस भी सुन लीजिए जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। आइए अब उस फार्मूला के बारे में जानते हैं कि जिस फार्मूला की हेल्प के द्वारा आप एक्टिव से पैसिव बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इन नंबर में आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई लगाएंगे और बाई के बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका फार्मूला। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से आप आगे एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। आइए तो आज सबसे पहले हम पहला टेंस की बात करते हैं जिसका एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, और बाकी के जो टेंसेज हैं वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं लेकर आऊँगा। तो आइए आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैं 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसी का हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोस्तों, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। तो आपको पता है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन फॉर्मूले के तहत चलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो हम इसी से शुरू करते हैं पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूले में आपको पता था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म के बाद फार्मूला कहता है आपको बाई लगाना है, तो आपने बाई लगा दिया। और फार्मूले में आपको बताया था बाई के बाद सब्जेक्ट रखना है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका आई उठकर जब पीछे जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो आई बदल जाएगा यहाँ पर मी में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपका सेंटेंस बना क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। जो क्रिकेट है इज प्लेड वो खेला जाता है बाई मी, मेरे द्वारा।
आइए अब नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं आप तो आपको इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा क्रिकेट। क्रिकेट को देखते हुए यहाँ पर इज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है आई उठकर जब पीछे जाएगा तो ये मी बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाई मी। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तो दोस्तों जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू या डज पहले दिया जाए तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसलिए आपने लगा दिया सबसे पहले इज, इसके बाद आपने रखा ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म के बाद फॉर्मूले में आपको बताया था बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, तो ये जो आई है जब उठकर पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह तो ये मी बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, इज क्रिकेट प्लेड बाई मी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना ही पड़ेगा। डू से शुरू हुआ सेंटेंस यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखते हुए करना है। तो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट, इसलिए सबसे पहले आपने लगाया इज, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाई रखते हैं और बाई के बाद सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका आई, लेकिन उठकर जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 एग्जाम्पल। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है ही हेल्प्स द पुअर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया गया और ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर। तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे द पुअर, इसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया और बाई के बाद ऑब्जेक्ट रखना है यानी सब्जेक्ट रखना है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ही उठकर जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, ही डज़ नॉट हेल्प द पुअर। वह पुअर की सहायता नहीं करता है। तो यहाँ जो डज़ नॉट और डू नॉट मिलेगा, तो इसकी जगह आपको इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला कहता है ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो आपने द पुअर रख दिया। ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इज नॉट आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है और बाई के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, लेकिन ये सब्जेक्ट ही, तो उठकर जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ही का हो जाएगा हिम। आइए बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। इंटरोगेटिव है, डज ही हेल्प द पुअर। यहाँ क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। डज ही हेल्प द पुअर, क्या वह पुअर की सहायता करता है? तो देखिए जब भी यहाँ डू या डज आगे आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इज एम आर सबसे पहले लगाना पड़ेगा, लेकिन किसको देखते हुए? अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, इसलिए आपने रखा इज, ऑब्जेक्ट रखा द पुअर। इसके बाद थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड।
थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट ही उठकर जब पीछे जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आइए आखिरी एग्जांपल देखते हैं। डज ही नॉट हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की सहायता नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। डू डज से शुरू हुआ सेंटेंस, तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय अपने ऑब्जेक्ट को देखिए, द पुअर है तो इसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया द पुअर, यहाँ पुअर के बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर बाई का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ये जो ही सब्जेक्ट है उठकर जब पीछे ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हिम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस था जिसका हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।